हेलो, गुड इवनिंग। एकलव्य आईएएस कोचिंग सेंटर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एकलव्य आईएएस पर जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड लेक्चरर के रिगार्डिंग वैकेंसी अभी निकली हुई है, तो इससे रिगार्डिंग जो चैप्टर क्लास चलने वाली है जो हमारी एकलव्य आईएएस पर, अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो दो तरीके से ज्वाइन हो सकते हो। एक ऑफलाइन बैच ले सकते हो आप इसके रिगार्डिंग, दूसरा ऑनलाइन बैच इसके रिगार्डिंग आप ले सकते हो। ऑफलाइन बैच के लिए आपको हमारे एकलव्य कोचिंग सेंटर पर आना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पाते हो तो इसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए। तो ऑनलाइन बैच भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, एक दो दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये बैच बनाया गया है। तो लेक्चरर के अंदर अगर हम पहले पेपर की बात करें तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग का पेपर रहता है उसके अंदर अगर कवर करी जाती है तो स्क्रीनिंग पहला पेपर इसके अंदर रहेगा। तो स्क्रीनिंग के अंदर एक टॉपिक रहता है, इसके अंदर जो नॉर्मल आप टॉपिक पढ़ोगे रीजनिंग का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें हमने रीजनिंग चैप्टर के बारे में ही डाला हुआ है। तो रीजनिंग के रिगार्डिंग अगर पढ़ेंगे तो रीजनिंग अपने आप में इसके अंदर लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंदर। तो 25 क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स यहीं से मिलेंगे। लगभग अगर आप इसकी बात करते हो तो इसके अंदर जो चैप्टर हैं 15 चैप्टर के आसपास, 15-16 चैप्टर के आसपास इसके अंदर कवर किए जाएंगे। 15 चैप्टरों को अगर हम नॉर्मली देखते हैं 15 चैप्टरों को, तो इसके अंदर 3 लेवल पे आप इनको डिवाइड कर सकते हो। पहला इसके अंदर जो आता है आपका ईजी लेवल, दूसरा इसके अंदर मॉडरेट, तीसरा इनके अंदर हार्ड क्वेश्चन। अब इसी हिसाब से चैप्टर भी होते हैं रीजनिंग के अंदर। तो कुछ चैप्टर आपको बहुत इजी मिलेंगे, कुछ चैप्टर आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, और कोई चैप्टर ऐसे होंगे जो हार्ड रहेंगे। तो जो टॉपिक हार्ड होता है वो हार्ड टॉपिक सभी के लिए एक जैसा रहता है, तो हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड होगा। बाई चांस मान लेते हैं आपके पास यहाँ क्वेश्चन 15 आ गए इजी टॉपिक से, मॉडरेट से आपके पास 7 क्वेश्चन आ गए, और यहाँ जो बचेंगे आपके पास 3 क्वेश्चन हार्ड आ गए। मान लो ये पेपर आपका बनता है, तो अगर आपके पास इजी क्वेश्चन 15 हैं और आप बाई चांस आपने मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन कर भी दिए इतने, और आप इजी में से 4 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, तो सीधा आपके हाथ से पेपर निकल जाएगा। क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत करने का मतलब होता है, अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इजी क्वेश्चन को गलत करने का मतलब आप पहले से ही पीछे हो चुके हो। तो इजी क्वेश्चन तो सभी करेंगे, तो मेन मायने बाद में रखेगा मॉडरेट वाला। तो हम कोशिश करेंगे कि इजी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। तो इसीलिए हम रीजनिंग के अंदर जब शुरुआत करेंगे तो स्टार्टिंग जो करेंगे ईजी चैप्टरों से करेंगे, उसके बाद हम मॉडरेट पे आएंगे, मॉडरेट के बाद हार्ड पर आएंगे। तो उन्हीं इजी चैप्टरों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2-3 चैप्टर हैं जो बेसिक से चैप्टर रहते हैं। उसके अंदर जो पहला चैप्टर आता है इजी के अंदर, सबसे बेसिक चैप्टर, उसको बोलते हैं डाइस। के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे हम, डाइस के रिगार्डिंग चीजें देख रहे थे। तो नॉर्मली देखते हैं डाइस। डाइस को अगर देखोगे तो आप 2 तरीके का डाइस होता है, यानी 2 टाइप का डाइस रहता है। अब 2 टाइप के डाइस कहने का मतलब क्या है, डाइस सभी लोगों को पता है कि पासा को डाइस बोलते हैं। अब 2 टाइप के डाइस कौन कौन से होते हैं इसके अंदर देखेंगे तो पहला डाइस जो इसके अंदर आता है उसको बोलते हैं बेसिक डाइस। ठीक है, बेसिक डाइस जैसे शब्द में ही दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्मल क्या लिखा है इसमें, बेसिक। बेसिक को सिंपल भी बोल सकते हो, बेसिक भी बोल सकते हो। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा। बेसिक शब्द में ही दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिक डाइस जो होता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं घरों में, उसको बोलते हैं बेसिक डाइस। दूसरा डाइस जो इसके अंदर आता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस इसके अंदर पढ़ोगे आप। बेसिक डाइस के अंदर जो आप यूज करते हो घर में उसको बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग रहती है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक डाइस। बेसिक डाइस बोलते किस, बेसिक डाइस जो आप नॉर्मली यूज करते हो घर में, खेलते हो डाइस। तो अब इसमें होगा क्या, इस डाइस की खासियत क्या होती है, इसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है बेसिक डाइस के बारे में। बेसिक डाइस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी आप किसी डाइस को नीचे गिराते हो, मान लो आपने नीचे गिराया डाइस की सरफेस को पर आपको दिखाई दिया 2, तो जब भी आपको सरफेस पे 2 दिखाई देगा तो ये कौन सी सरफेस होगी, जब आप डाइस को गिरा रहे हो तो डाइस के ऊपर वाली सरफेस है, तो इस डाइस के नीचे भी एक सरफेस रहेगी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है इसके अपोजिट में कौन सी सरफेस है, यानी इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आ रहा है, आपसे पूछेगा इसके अपोजिट वाला। तो 2 के अपोजिट आपको नंबर निकालना पड़ता है। तो बेसिक डाइस का एक रूल होता है, उसी के बेस पर बनेगा। तो इसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 5। मान लो आपने ऐसी कोई नंबर गिराया 3, ऊपर पे आया 3, इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4। ऐसे आपने फिर गिराया अगली बार, फिर इसको बाद में देखेंगे, उस वाले में आपने 6 आया, उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 1। अब ये नंबर आ तो रहा है लेकिन लिख कैसे रहे हम, इसका अपोजिट 1 कैसे बोला, 3 के अपोजिट में 4 कैसे आ रहा है, 2 के अपोजिट में 5 कैसे आ रहा है। तो इसका बेसिक सा चीज रहता है, जो अगर आप देखोगे तो जो बेसिक डाइस होता है, बेसिक डाइस के जो अपोजिट साइड होते हैं, ये ध्यान से इस बात को देख लेना, एक ही चीज है इसमें सीखने वाली। इसकी जो अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट साइड का जो सम होता है
हमेशा 7 आता है। एक ही टॉपिक है, डाइस के अंदर 2 टाइप के डाइस होते हैं, बेसिक डाइस में सीखने के लिए एक बात है बस, इसके जो भी अपोजिट साइड होंगे उनका सम हमेशा कितना आएगा, 7 आएगा। 7 मतलब अगर 2 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 5, 3 है तो अपोजिट क्या होगा, 4, 6 है तो अपोजिट क्या होगा, 1। तो बेसिक डाइस में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही क्या सकता है इसमें, सिर्फ अगर इसके अंदर टॉपिक ही आपके पास एक है बेसिक के अंदर, तो बेसिक के अंदर हमेशा याद रखना जो अपोजिट होंगे इनका जो सम होता है वो हमेशा कितना आता है, 7 आता है बस। और क्वेश्चन इसमें जब बनता है, क्वेश्चन भी एक ही बनता है कि इसके अपोजिट क्या रहेगा। पहले बना करता था क्वेश्चन, बेसिक डाइस से अब क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक है अपोजिट साइड सम, तो इससे अब क्वेश्चन बनते नहीं है। अब सारे के सारे जो क्वेश्चन बनते हैं आजकल वो बनता है दूसरे वाले से, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का अगर अच्छा सा एग्जांपल आपको देखना है तो ये महाभारत के पास से समझ सकते हो आप। नॉर्मली आजकल का डाइस क्या रहता है, एक डाइस है। महाभारत के टाइम पे अगर आपने पास से देखे हो शकुनी के हाथ में कौन से थे, 2 डाइस थे इस तरीके के 2, उन दोनों डाइसों को एक साथ करके गिराया जाता था, तो इनके नंबरों के कॉम्बिनेशन से पैटर्न बनाया करते थे। तो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस की कोई परिभाषा नहीं होती है पहली बात। और हमेशा स्टैंडर्ड डाइस के बारे में आप एक बात जानना, इसके अंदर आपको गिनतियां कभी ऐसा मत सोचना कि 1 2 4 5 6 जैसे आपको बेसिक डाइस में 1 से लेके 6 तक की गिनतियां दिखाई दे रही हैं, तो आपको जरूर कभी ये मत समझना कि स्टैंडर्ड डाइस में यही चीजें हों। स्टैंडर्ड डाइस नाम ही उसका स्टैंडर्ड डाइस है, तो ये डाइस जरूरी नहीं नंबरों से बनाओ, हो सकता है इसमें कोई सिंबल दे दे आपको, तो स्टैंडर्ड डाइस में हो सकता है ऐसे सिंबल बना के रख दे, इधर यहाँ कोई नंबर दे दे, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी सिंबल बना के रखे हो, तो ये भी एक डाइस बन सकता है। अगर इन डाइसों को देखें तो ये सिंबल के बेस्ड पर भी डाइस बनता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता कि नंबर ही है, अपने नंबरों से कोई डाइस फॉर्म कर सकता है। मान लो उसने लिख दिया 1 4 5 9 11 11 8, इन नंबरों से मिलकर एक डाइस बनाया है, ऐसा बोल देगा वो आपको कि एक डाइस फॉर्म किया गया है जो इन नंबरों से मिलकर बनाया गया है। नीचे दिए गए उसके फोटो खींच के आपको अलग अलग पैटर्न दे देगा, पूछ लेगा कि 5 का अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो अब आपकी वो डेफिनेशन नहीं रहेगी कि 1 से 6 तक के ही नंबर है, अब नंबर ही उसने बोल दिया ये नंबरों से डाइस बनाया गया है। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड डाइस का कोई पैटर्न नहीं होता, बस आपको इसमें सिंपल से 2-3 रूल होते हैं वही सीखने होते हैं, बाकी आप डाइस को देख के बताओगे, डाइस की पोजीशन देख के बताओगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अभी स्टैंडर्ड डाइस पर। तो स्टैंडर्ड डाइस जब पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर भी 2 टाइप के डाइस होते हैं। अब 2 टाइप के डाइस नहीं होते, डाइस एक ही होता है, उसी डाइस को खोल देंगे। जैसे केक का बॉक्स आता है घर में, केक जब केक लेने आते हो उसका जब बॉक्स खोलते हो, बॉक्स पहले बंद होता है, इस तरीके से बंद है, क्या करते हो आप, इसकी दीवार इधर गिरा देते हो, इसकी दीवार इधर, इसकी दीवार इधर। जैसे बॉक्स खोलते हो कैसा बन जाता है केक, एक समतल प्लेन में आ जाता है पूरा, इसके ऊपर केक तो नॉर्मल प्लेन में आ जाता है। पहले बॉक्स कैसा रहता है, चारों तरफ से बंद, एक प्लेन में आ जाता है। तो जैसे डाइस के आप केक के बॉक्स को खोलते हो, उसी तरीके से क्या कर देता है ये डाइस को ओपन करके आपके सामने पकड़ा देगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप जिस रूम पे बैठे हो उस रूम का एग्जाम्पल ले सकते हो। पहली सरफेस जिस पे मैं खड़ा हूँ, दूसरी सरफेस जिस पे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, तीसरी सरफेस जिस पे कैमरा लगा हुआ है। अगर मैं इस डाइस को ओपन करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इस स्क्रीन को सामने को गिरा दूं। देखो अगर आपको इसको अच्छे से देखना समझना चाहते हो तो ये लगा, ये वो सरफेस है जिसपे मैं खड़ा हूँ, ये वाली सरफेस। अब यहाँ पे इसके सामने एक सरफेस और थी, इस सरफेस को इधर को गिराऊंगा तो ये भी मेरे सामने को ही बनेगी, तो यानी ये भी इधर को गिर जाएगी। जिसपे कैमरा लगा है उसको गिराऊंगा वो भी वहां गिरेगी, गिरी। यानी 3 सरफेस कौन कौन सी है, एक सरफेस जिसपे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, दूसरा कैमरा, दूसरा जिसपे मैं खड़ा हूँ, तीसरा कैमरा। ये 3 सरफेस बनी। एक सरफेस और है इसकी छत। अब वो छत डिपेंड करती है आप कहाँ को खोलना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो छत चारों दीवारों पर कनेक्ट है। अगर आप छत को देखते हो, अपने रूम की छत देख लो, जितनी भी 4 दीवारें आपको दिखाई दे रही है उन सबके साथ छत का क्या कनेक्शन है। तो इस छत को आप किस तरफ खोलना चाहते हो आप पर डिपेंड करता है। चाहे आप इस छत को राइट साइड वाले के सर पे खोल दो, चाहे आप इस स्क्रीन वाले के सर पे खोल दो, चाहे आप इसको लेफ्ट वाले के सर पे खोल दो या बैक वाले के, तो छत आप कहीं को भी खोल सकते हो। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि मैं इसी स्क्रीन के साइड के उधर को छत खोल दे रहा हूँ। तो अगर मैं इस स्क्रीन के इधर को छत खोलूंगा तो कहाँ को खुलेगी छत, इस तरफ खुलेगी। अभी मैंने डिपेंड करा इधर को, मैं चाहता तो इस छत को इधर को ना खोल के ऐसे भी खोल सकता था, इस तरफ से, इस दीवार में, अगर सामने वाली में। अगर इसी चीज को मैं इस तरफ खोलना चाहता तो मैं नीचे तरफ भी जा सकता था इसको, तो नीचे तरफ जाता तो ये कहाँ को जाती, फिर इस तरफ आ जाती। समझ पा रहे हो इस बात को कि ये छत रोटेट कर सकते हो आप कहीं को भी चाहते हो। तो अगर आप इस छत को यहाँ को भी खोल सकते हो, इस छत को शिफ्ट करके यहाँ भी खोल सकता हूँ मैं। तो छत चारों दीवारों के सर पे रोटेट हो सकती है, इसीलिए इसकी अलग अलग लोकेशन बन जाती है। तो ध्यान देना इस बात को। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मैंने छत खोल दी इस
अगर हम छत भी इधर को खोल देंगे तो अब देखेंगे इस ऑर्डर में तो कितनी दीवारें बनेंगी लगातार, 1 2 3 4। इसमें मैं खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था, ये था जिसपे स्क्रीन था, ये जिसपे कैमरा लगा हुआ है, और ये इसके छत की वाली छत हुई। अब 2 छत और बच गई, 2 दीवारें और बच गई। कौन सी? एक लेफ्ट और एक राइट। अगर लेफ्ट वाली छत देखेंगे तो लेफ्ट वाली कहाँ आएगी? इस तरफ आएगी। दूसरी वाली इसी के सामने आ सकती है, इधर को, डिपेंड करता है सामने वाली को भी। आप इस छत को जरूरी थोड़ी इधर ही को खोलो, हो सकता है आप उसको उस तरफ भी खोल सकते हो, तो इसको भी रोटेट किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं आप, क्योंकि ये छत भी कनेक्ट होती है नीचे। अगर मैं अपने राइट वाले को देखूं तो ये भी कनेक्ट है कितनों के साथ? 2 के साथ। एक जिसपे मैं खड़ा हूं उस पे, दूसरा ये साइड वाले के साथ, तो ये भी 2 के साथ कनेक्ट है। तो इनको भी आप 2 तरीके से खोल सकते हो। तो नॉर्मली अभी हम जितना बना पा रहे हैं वो इस तरीके से खुलेगा। अगर आपने डाइस इस तरीके से खोला है, रूल सब डाइस में एक ही होता है, डाइस किस तरफ खुली है ये मायने नहीं रखता है, बस डाइस का एक रूल पकड़ना है आपको जो आपने समझना है, इस पे इंपॉर्टेंट चीज। तो वो चीज समझने के लिए आपको बस इस फिगर से पता लगेगा, तो हर डाइस में आप इस चीज को अप्लाई कर पाओगे। अब अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो आप क्या पूछेगा? पहले डाइस आपके पास बंद, इस तरीके से बंद किया था डाइस, इसने इस डाइस को ओपन कर दिया। अब बंद ओपन करा तो इसमें अलग अलग पोजीशन, इस डाइस की पहले फोटो खींचेगा और 4-5 एक, तो 4-5 एक फोटो खींचेगा। तो जब हम डाइस की 4-5 एक फोटो खींचते हैं तो 3D में खींचते हैं फोटो, एक कॉर्नर से खींचेंगे तो 3 दीवारें दिखाई देंगी। 3 दीवारें, एक ये वाली, एक इस तरफ वाली, और एक ये छत की तरफ वाली, यानी इतनी दीवारें दिखाई देंगी आपको। यानी अगर मैं इस चीज को नॉर्मली दिखाऊं आपको तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, एक ये और ये वाला पोर्शन हो गया एक ये वाला पोर्शन और एक छत वाला पोर्शन, यानी ये 3 दीवारें आपको दिखाई देंगी। अब हम बार बार इतना बड़ा फिगर ना बना के इसी को शॉर्टकट में ऐसे वाई बना लेते हैं अपोजिट में। ये तो एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। तो अब हम जब भी मैं इसकी अलग अलग लोकेशन से, अभी तो मैंने इस तरफ से फोटो खींची तो मुझे ये दिखाई दिया, अब मैं इस तरफ से फोटो खींचता तो मुझे ये वाली दीवार, ये वाली और ऊपर वाली दिखाई देती। इस तरफ से खींचता ये दिखता, उसके पीछे वाला और ऊपर वाला, यानी कि हर लोकेशन से मुझे अलग अलग फिगर दिखाई देंगे, यानी अलग अलग नंबर आएंगे, अलग अलग सरफेस तो अलग अलग नंबर। तो इसी तरीके से ड्रॉ करोगे इसको। अब इसकी मैं अलग अलग फोटो खींच लेता हूँ 3। मान लो उसने पहली फोटो खींची है, दूसरी खींची है, तीसरी खींची है। इसमें गिनती लिखी थी, मान लेते हैं 1 से लेके 6 तक, 1 से 6 तक लिखी थी, तो इस पर 1 आया, 2 आया, यहाँ 3 आया, मानता हूँ यहाँ 3 आया, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 1, ऐसे मान लेते हैं कि मान लो आपने 3 पोजीशन अलग अलग खींची, वो ये आ गई, ठीक है। और आपसे बोल देगा ये ओपन डाइस इसका ये है, 1 2 3 4 5 6, ये डाइस। तो अब इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि इनमें से इस वाले डाइस में, मान लो उसने ओपन बोल दिया कि एक डाइस है, उसका ओपन डाइस ये दिया है, इस वाले डाइस में 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? आपसे बोलेगा 2 का अपोजिट नंबर फाइंड आउट करो। सिंपल सा। अब आप अपोजिट को देखने के लिए अपने रूम को देखिए जिसमें आप खड़े हो, जिस पे आप सरफेस पे खड़े हो, ये हो गया एक, इसका अपोजिट कौन सा सरफेस है? इसका छत। दूसरा जिस पे बोर्ड लगा है, इसका अपोजिट कौन सा है? इसके सामने वाला। तो अपोजिट वाला अगर आपको पकड़ना है तो अपोजिट वाले का कौन सा रहेगा? अपोजिट वाले को पकड़ना है तो अल्टरनेट में अपोजिट आएगा, यानी एक सरफेस जिस पे कैमरा ये लगाया और दूसरा कैमरा, यानी इसके बाद जिसमें मैं खड़ा हूं उसको छोड़ दूं तो अपोजिट आ जा रहा है। समझ आ रही बात? ये सिंपल सा स्क्रीन है, इसके नीचे वाले को छोड़ के अपोजिट आ रहा है, यानी एक छोड़ के अपोजिट आ जा रहा है। तो अपोजिट अगर आपको पता लगाना है तो अल्टरनेट, इसके सामने वाला तो अपोजिट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये इसी के साथ इसका पड़ोसी है, अपोजिट कैसे होगा? तो पड़ोसी नहीं है तो इसका अगला वाला इसका अपोजिट आएगा। 1 का अपोजिट कौन आएगा? 3। सिंपल सा, इसमें इतना ही रहता है। अगला पकड़ोगे 2, 2 के बाद 3 तो आएगा नहीं, ये सब इसके पड़ोसी हैं। देखो ये 3 के 3 एक साथ कनेक्ट दीवारें हैं, कनेक्ट है दीवार, तो जो एकदम अलग है वो दोनों। 2 का अपोजिट कौन सा आएगा? 4। ऐसे बचे कौन? 6। 6 का अपोजिट कौन सा आएगा? 5। बस इतना सा। 2 का अपोजिट क्या है यहाँ से? 4, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा? आंसर 4। सिंपल सा, अल्टरनेट एक छोड़ के इसका आंसर। इसमें इतना सा केस रहता है अगर आप ओपन डाइस को पढ़ते हो तो। इसके अंदर अगला, अब एक बार क्लोज डाइस को देख लेते हैं। क्लोज डाइस के आपको ऐसे फिगर देगा, इन फिगरों में से आपको निकालना पड़ता है कि किसका अपोजिट क्या है। तो इसमें 2-3 टाइप होते हैं, वो 2-3 टाइप हम करेंगे। पहले एक बार इसमें थोड़ा सा एक सिंपल सा एक ही रूल है इसके अंदर, वो बता देता हूँ पहले करना कैसे। जैसे आपने कोई डाइस क्वेश्चन ले लेते हैं अगला, ये देख लो, जैसे आपको ये दिया है, ये डाइस समझ आई, डाइस की अलग अलग लोकेशन से फोटो खींचिए, उसकी 3 पोजीशन दी आपको। कोई डाइस था एक, आपने इस तरफ से खींचा तो ये सरफेस दिखाई दी, फिर अलग साइड से खींचा ये सरफेस दिखाई दी, फिर अलग साइड से दिखेगा ये 3 अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस की 3 अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन से डाइस खींचा गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे? 6 के विपरीत क्या होगा? अब इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप इसको देखना चाह रहे हो। पूछ क्या रहा है आपसे? 6 का अपोजिट पूछ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इन सारे डाइसों में 6 सबसे पहले 6 पूछ रहा है तो 6 को रहने दो, अभी 6 पर कोई फोकस नहीं करना है।
आपने कोई से भी 2 डाइस पकड़ने और वो 2 डाइस ऐसे होने, इनमें से मेनली अगर आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे 6 पूछ रहा है, तो ऐसा डाइस ढूंढो जिनमें आपको 6 दिखाई दे रहा हो। एक 6 यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे। कॉमन सरफेस ढूंढनी है दोनों डाइसों में, समझ पा रहे हो? यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो कॉमन सरफेस मतलब जो दोनों डाइसों में नंबर दिखाई दे रहा हो, एक नंबर कॉमन होगा इसमें। यहाँ 1 4 6, यहाँ कितना दिखा 3 5 6, यानी कॉमन सरफेस कौन सी है 6। तो कॉमन सरफेस पकड़नी है सबसे पहले, कौन सी आई, उसको पकड़ा। उसके बाद आपने इसमें चक्कर लगाना है, रोटेट करना है। रोटेट मतलब घूमना है इसमें। अब घूमना आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे इस तरफ से घूमो, इस तरफ से घूमो या इस तरफ से घूमो, आपकी मर्जी। अगर ऐसे घूमना पसंद नहीं आपको, आप क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, पर जिस डायरेक्शन में घूम रहे हो उसी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। एक डायरेक्शन पकड़नी है, चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो। क्लॉकवाइज घुमा दो इसको, यानी 6 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 4, 4 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 1, ये 3 नंबर लिखे। ऐसी दूसरी वाली लोकेशन को पकड़ो इसको, इस वाले में भी दूसरा नंबर वही कॉमन वाला 6 पकड़ा, सेम जिस डायरेक्शन में यहाँ घूमे थे वैसे यहाँ घूमना पड़ेगा। यहाँ क्लॉकवाइज था, यहाँ भी क्लॉकवाइज। 6 के बाद नंबर 3, 3 के बाद नंबर 5, 5 के बाद नंबर 6 ही आएगा, तो लिखना नहीं पड़ेगा आपको। 6 के बाद अगला नंबर क्या लिखा आपने 3, 3 के बाद अगला नंबर क्या लिखा 5। बस ये आपका पूरा आंसर हो गया इसके अंदर। जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट नंबर। 1 का अपोजिट कितना है 5, 4 का अपोजिट कितना 3, 6 का अपोजिट कितना होगा 6, 6 का अपोजिट 6 नहीं होगा क्योंकि एक नंबर जो हमने लिखा नहीं है वो रहेगा इसमें। नंबर कितने तक है 1 से लेके 6 तक, तो यानी बचा कौन सा नंबर है 2, यानी इस जगह पे कौन सा नंबर आ रहा होगा 2। तो अगर आपसे पूछेगा 1 का अपोजिट क्या है 5, 4 का अपोजिट क्या है 3, 6 का अपोजिट क्या है 2। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन क्या पूछा 6, तो आया क्या हमारा यहाँ से 6 का अपोजिट क्या कौन सा नंबर आया 2।